कल हमने साइकोफिजिक्स यानी कि मनोभौतिकी की परिभाषाओं को समझा था और कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ प्रॉब्लम थी उनको समझा था। लेकिन इनके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने साइकोफिजिक्स में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कुछ इस प्रकार हैं: सेंसिटिविटी, थ्रेशहोल्ड, पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वालिटी या पीएससी, वेरिएबल एरर और कांस्टेंट एरर। सेंसिटिविटी क्या होती है? देखो, हर कोई जो इंडिविजुअल है वो अपने आप में यूनिक है और उसका एक ऐसा लेवल होता है कि उसको रिस्पॉन्स करना ही करना है। हर बंदे की अलग अलग पॉइंट है सेंसिटिविटी को परफॉर्म करने का। जैसे आप किसी सॉन्ग को सुनते हो, कुछ खाना आप खाते हो या किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, अगर आपके सामने एकदम से तेज रोशनी आएगी तो आप अपनी आंखों को बंद कर लोगे, क्योंकि आपकी आंखें उसके प्रति सेंसिटिव नहीं है। वो जो रोशनी है उसको वो परसीव नहीं कर पा रही। अगर कम रोशनी है तो भी हमारी आंखों में पेन होगा, उस अंधेरे में भी आंखें देख नहीं पाएंगी। तो कुछ ना कुछ एक लेवल होता है हर पर्सन का सेंसिटिविटी के प्रति। अब जैसे इसमें बताया गया है कि हमारे सामने अलग अलग तरह के स्टिमुलस होते हैं और हर स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स के लिए हमारी आंख, हमारी कान, हमारी स्किन, ये सभी काम करती हैं। और हर सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी कि वो अपनी लिमिट के अंदर ही काम करती हैं। जैसे आपके कान है, जो हमारी ध्वनि है, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड है तो भी हमारे कान उस साउंड के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर साउंड 20,000 से ज्यादा है तो भी हमारे कान उस साउंड के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। यानी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड है, सिर्फ उसके अंदर ही एक व्यक्ति की सेंसिटिविटी काम करती है। अब इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी, दूसरी है डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। एब्सोल्यूट, अब देखो एब्सोल्यूट क्या होता है कि जब आपके सामने कोई स्टिमुलस आता है तो ऑर्गेनिज्म उसके प्रति एक रिस्पॉन्स करता है और वो रिस्पॉन्स का लिमिटेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि जितना काम आप कर सकते हो उतना ही आप काम करोगे। इससे ज्यादा अगर आप काम करोगे तो आपको फटीग हो जाएगी। तो वो है एब्सोल्यूट, कि जिस दर पर हम काम करते हैं ये हमारी आंखें रिस्पॉन्स करती हैं। फिर आता है डिफरेंशियल। एक बात आप यहाँ ध्यान से सुनिए कि जहां पर डिफरेंशियल, डिफरेंट या डिफरेंस का नाम आएगा वहां पर आपके सामने दो स्टिमुलस प्रेजेंट होंगे। जब आपको किसी चीज में अंतर करना है, अंतर आप कब करोगे? जब आपके सामने दो चीजें होंगी तो ही आप अंतर कर पाओगे। तो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी क्या होती है कि जब हमारे सामने स्टिमुलस आते हैं तो हम उन दोनों के बीच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मीन्स में डिफरेंस करना सीख लेते हैं। तो ये है सेंसिटिविटी, कि हर एक पर्सन की अपनी एक लेवल होता है जिस पर वो काम करता है, वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। अगर उस सेंसिटिविटी के नीचे की अगर साउंड आती है या ऊपर की कोई साउंड आती है तो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एब्सोल्यूट, जिस लेवल पर आप काम कर सकते हो। एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। और डिफरेंशियल क्या है? जब आपके सामने दो स्टिमुलस आते हैं आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना सीख लेते हो, क्वांटिटी के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर। उसके बाद है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मेनली मीनिंग ये है कि जब आपको कोई कॉल करता है तो वो वहां से बोलता है और आप उसको ये बोलते हो कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या है, वो बंदा इतनी आराम से बोल रहा है कि जो उसकी आवाज है आपके थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कुछ स्टिमुलस इतने वीक होते हैं कि व्यक्ति उनका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता और कुछ स्टिमुलस इतनी तेजी गति से आते हैं कि हम उनके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो वो आवाज है, जब आप अपने फ्रेंड को बोलते रहे हो कि आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आप अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करो, मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी आवाज मेरे थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा अपनी साउंड को ऊंचा करता है तो उस समय वो जो उसकी आवाज है वो इतनी तीव्र होती है कि आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हो, यानी कि आपकी जो बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर उसकी आवाज आ जाती है और आप उसको सुन लेते हो।
अब हम क्या करेंगे, इसमें भी दो तरह के थ्रेशोल्ड बताए गए हैं। एक है आपका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड, दूसरा है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। स्टिमुलस थ्रेशोल्ड यानी कि जो स्टिमुलस हमारे सामने आया और हमने उसको रिसीव कर लिया, परसीव कर लिया, वो है स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। इसको ही बोलेंगे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसके बाद है डिफरेंशियल लीमन यानी कि डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। अब हम समझते हैं कि हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, इसके लिए आर एल क्या है, जर्मन का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रिजलीमन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के लिए आर एल भी यूज किया जाता है और इसका दूसरा नाम है स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। कि ये क्या है, ये उस स्टिमुलस की वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर हम उसको परसीव कर लेते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस है तो हम उसको देख रहे हैं, मान लो वो हल्की सी रोशनी में है और हल्का सा वहां पर डार्कनेस यानी कि अंधेरा भी है, लेकिन हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को परसीव कर लेती। तो ये क्या है आपका, उस स्टिमुलस के प्रति एक मिनिमल वैल्यू है कि आपने उसको हल्की सी रोशनी में पहचान लिया। तो ये क्या है आपका आर एल। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लीमन या इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टिमुलस थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसके लिए हम आर एल का यूज करेंगे। और एक बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, आर एल में सिर्फ हम एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट हमारे सामने बार बार आएगा और उसको ही हम मीन निकाल कर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा इसके प्रति क्या मीन आया और हमने इसको बारे में कितनी बार रिस्पॉन्स किया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि आर एल वह उद्दीपक मान है जो 50% ट्रायल्स में अनुक्रिया उत्पन्न करता है और 50% ट्रायल में अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करता। कि मान लो आपके सामने एक साउंड है, कोई सॉन्ग आपको सुनाया जा रहा है और वो सॉन्ग आपको 100 बार सुनाया जाएगा, 100 ट्रायल आपको दिए जाएंगे। तो 100 ट्रायल में से आप उस सेम सॉन्ग के प्रति 50 बार तो आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे इसकी साउंड सुनाई दे रही है, और 50 ट्रायल में आप ये बोलेंगे कि मुझे इसकी साउंड सुनाई नहीं दे रही है। तो ये क्या है, आर एल याद करने की विधि है कि जब एक व्यक्ति के सामने किसी साउंड को प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी लेवल को कम या ज्यादा किया जाता है और उस व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपको वो साउंड कितनी बार सुनाई दी है। तो एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ है कि उस व्यक्ति के सामने अगर हम 100 बार उस साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस 100 में से व्यक्ति केवल 50% में हाँ भरेगा कि हाँ मुझे साउंड आई है और 50% में ये कहेगा कि मुझे साउंड नहीं आई। तो ये क्या है आपका रिजलीमन स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। इसके बाद डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में हमारे सामने दो स्टिमुलस होते हैं जिसको एक साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस आया है। अब एक ही संवेदी क्षेत्र है कि एक जो सेंसरी रीजन है उसमें दो स्टिमुलस होते हैं, दो उद्दीपकों का वह न्यूनतम अंतर होता है जिसको 50% ट्रायल्स में पहचाना जाता है और 50% ट्रायल में पहचाना नहीं जाता। आपको मैंने पहले ही बताया कि जहां पर हमारा डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड आएगा वहां आपके सामने दो स्टिमुलस प्रेजेंट किए जाएंगे और दोनों स्टिमुलस में आपको डिफरेंस करके बताना है कि पहले वाले की साउंड कितनी थी और दूसरे वाले की साउंड कितनी थी। तो इसमें भी आपके सामने 100 ट्रायल दिए जाएंगे, उसमें से आप 50 ट्रायल्स में उसको पहचान लेंगे और 50 ट्रायल में उसको पहचान नहीं पाएंगे। अब इसको बताया गया है JND होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये वो वैल्यू है जब आपके सामने दो स्टिमुलस प्रेजेंट किए गए और आपने उन दोनों में अंतर को पहचान लिया, वो है आपका जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। कि आप लोगों की सेंसरी ऑर्गन्स इतनी तेज काम कर रही हैं कि जब आपके सामने दो स्टिमुलस दिए जाते हैं तो दोनों में आप डिफरेंस करना सीख जाते हो और जो डिफरेंस आपको पता है कि हाँ इसके अंदर -5 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, वो क्या है आपका JND जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। पोस्टमैन और इंगन ने इसमें डीएल के बारे में परिभाषा दी। उन्होंने ये बताया है वह उद्दीपक अंतर जो 50% ट्रायल्स में भिन्नता निर्णय उत्पन्न करता है को विभेदक सीमांत कहा जाता है। मीन सिंपल सी वही बात है कि जब आपके सामने दो स्टिमुलस प्रेजेंट किए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले वाले स्टिमुलस में और दूसरे वाले स्टिमुलस में कितना अंतर है। अगर आप लोग उस अंतर को पहचान लेते हो तो वो क्या है आपका JND और उसको ही क्या बोलते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है
अगर प्रयोज्य को दो ध्वनि जिसकी आपस की तीव्रता का अंतर बहुत ही कम है दिया जाता है तो संभवतः वह इस अंतर को पहचान कभी कर पाएगा और कभी नहीं कर पाएगा। देखो, इसने ये बोला है कि आपको एक सॉन्ग सुनाया गया है, पहले आपको एक सॉन्ग सुनाया, उसकी आवाज लो थी, फिर आपको दूसरा सॉन्ग सुनाया गया, उसकी आवाज थोड़ी सी आपके लो से ऊपर की थी। तो फिर आप क्या करोगे, 50% ट्रायल्स में तो आप उस सॉन्ग को पहचान लोगे और 50% में आप उसको नहीं पहचान पाओगे कि दोनों में कितना अंतर है। इस तरह से प्रयोज्य या व्यक्ति द्वारा किए गए निर्णयों की जजमेंट का एक माध्यम निकाल लिया जाता है जो डीएल कहलाता है। ये आरएल और डीएल हम अपने मेथड्स में करेंगे, जो इसका आगे का टॉपिक है, और ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। प्रैक्टिकल में भी हमें आरएल और डीएल निकालना है। सिंपल सी बात ये है, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड मेनली क्या होता है, ये वो दो स्टिमुलस के बीच का वो अंतर होता है जिसको व्यक्ति पहचान लेता है, और व्यक्ति जब उस अंतर को पहचान लेता है तो उसको बोलते हैं JND, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। उसके बाद है पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वेलिटी, ये है PSE। PSE क्या होता है, इसमें जब आपके सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है तो आप उसको पहचान लेते हैं, यानी कि उसका एस्टिमेट करते हो। यानी कि आप किसी रोड पर खड़े हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपने उसको पहचान लिया कि वो बस है या वो ट्रक है। दूर से आपने उसको बस आइडेंटिफाई किया कि वो बस आ रही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे आपके पास में आएगी तो वो बस की बजाय कोई मिनी बस या कोई ट्रक होगा। तो ये है कि आपके सामने कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो आप उसको एस्टिमेट करते हो, उसका आंकलन करते हो, और कई बार उस आंकलन में कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, और वो एरर क्या करते हैं, आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं, फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओवर एस्टिमेट कि वो स्टिमुलस कोई छोटा सा था और आपने उसको बड़ा बना लिया, और ओवर अंडर एस्टिमेट क्या है कि वो बड़ा था, आपने उसको छोटा बना लिया। कि जब हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस बाहरी रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको पहचानने में कई बार एरर कर देते हैं, और उस एरर को ही क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वेलिटी। इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बाह्य उद्दीपक के लिए व्यक्ति के मन में या आत्मगत रूप से उसके सामने कोई स्टिमुलस होता है, उसकी कोई मान होता है। अब इसमें होता है मुलर-राय इल्यूजन। मुलर-राय इल्यूजन क्या होता है, इसमें दो लाइनें होती हैं जिसको बोलते हैं फेदर हेडेड लाइन और स्टैंडर्ड स्टिमुलस। स्टैंडर्ड स्टिमुलस क्या होता है, इसकी लाइन की लंबाई फिक्स होती है। मान लो कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमने फिक्स बना दी। और फेदर हेडेड लाइन क्या है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। हमें फेदर हेडेड लाइन को स्टैंडर्ड स्टिमुलस के इक्वल करना है। तब हम क्या करते हैं, आप उस लाइन को ये बताते हो कि वो 3 सेंटीमीटर के बराबर और वो 5 के इक्वल हो गई है। यानी कि स्टैंडर्ड स्टिमुलस एक आपके पास 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई, और दूसरी जो होती है वो आपका फेदर हेड लाइन होती है जिसको आपको उसके इक्वल करना होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, उस लंबाई के बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने मन में पंख रेखा की लंबाई को इस तरह घटाता बढ़ाता रहता है जो ठीक तीर रेखा की लंबाई के बराबर उसे लगता है। मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक प्लेन पेज है, उसमें आपको एक लाइन बना के दे दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाली है। हमें इसको कम ज्यादा नहीं करना। इसके बाद हमारे पास एक लाइन और है जिसको हमें उसके बराबर करना है। आप ये बोलोगे कि हाँ अब ये इसके बराबर होगी, लेकिन उसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर की रह जाती है, कभी वो 11 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो 50% ट्रायल्स में वो उसके इक्वल होगी और 50% ट्रायल में उसके इक्वल नहीं होगी। ये है आपका PSE कि सब्जेक्ट के मन में एक ऐसा विचार आ जाता है कि उसने उस ऑब्जेक्ट को दूसरे के इक्वल बना दिया, लेकिन वो उसके बराबर नहीं हो पाता। मेनली PSE का मीनिंग क्या है, वेरिएबल स्टिमुलस का वह मान है जिसे वह आत्मगत रूप से उसके इक्वल मान लेता है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड स्टिमुलस है उसकी जो वैल्यू आएगी वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वेलिटी, कि उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो गई है। इसके बाद है वेरिएबल एरर और कांस्टेंट एरर।
वेरिएबल एरर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एरर और कांस्टेंट एरर। अब इनकी बात करते हैं। वेरिएबल एरर क्या है? साइकोफिजिक्स प्रयोगों में ऐसा देखा गया है कि जब एक ही उद्दीपक को समान प्रयोगात्मक परिस्थिति में अक्सर उपस्थित किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा उस उद्दीपक की तीव्रता के बारे में दिया गया उत्तर कई कारणों से समान न होकर वेरिएबल होता है। मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट है मेरे पास कि मैंने प्रियंका के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है और सब्जेक्ट भी प्रियंका है और एक्सपेरिमेंटर मैं हूं और मेरे पास ऑब्जेक्ट भी एक है। कभी कभी मैं उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी को कम कर दूंगी, कभी मैं ज्यादा कर दूंगी, कभी ज्यादा कर दूंगी, कभी कम कर दूंगी। तो उस समय जो उस स्टिमुलस में वेरिएबिलिटी हो रही है उसको कम ज्यादा किया जा रहा है तो उस टाइम वेरिएबल एरर पाया जाता है कि कई बार तो वह सब्जेक्ट उस स्टिमुलस को पहचान लेता है और कई बार उसको पहचान नहीं पाता। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि दो उद्दीपक आपके सामने हैं ए और बी जो एक दूसरे से भौतिक रूप से समरूप है, यानी कि वो समान है, वो व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह कभी तो ए को बी के बराबर बताएगा और कभी बी को ए के बराबर बताएगा। तो इसमें क्या है? वेरिएबल एरर हो जाता है। स्टिमुलस भी एक है और जो सब्जेक्ट है वो भी एक है और एक्सपेरिमेंटर भी एक है। तो वह स्टिमुलस को जब उसके सामने रिप्रेजेंट करेगा तो वह सब्जेक्ट उसको पहचानने में एरर कर देता है। और ये एरर दो प्रकार के होते हैं, अंडर एस्टिमेट एरर और ओवर एस्टिमेट एरर। तो ये एरर किस कारण से होते हैं? इसके कुछ कारण बताए गए हैं कि व्यक्ति की संवेदनशीलता एक समय से दूसरे समय में समान नहीं होती, जो व्यक्ति का सेंसिटिव लेवल है, जो उसका एक एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी है कि जिस सेंसिटिविटी पर वो काम करता है वो उसकी चेंज होती रहती है। दूसरा है प्रयोगात्मक परिस्थिति कितनी भी नियंत्रित क्यों न हो, उद्दीपक के भौतिक गुणों में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है जिसके कारण व्यक्ति का निर्णय एक प्रयास में दूसरे प्रयास में परिवर्तित होता रहता है। कि कई बार हमारे सामने एक स्टिमुलस होता है तो हमें उसमें कई बार चेंज होने लग जाता है कि हाँ ये स्टिमुलस चेंज हो गया है, तो उस कारण से भी हम उसको पहचान नहीं पाते, तो वेरिएबल एरर हो जाता है। और कई बार क्या है कि व्यक्ति की जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, जो उसका इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता रहता है। इस कारण से भी व्यक्ति में वेरिएबल एरर आ जाता है। इसके बाद एक है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर में क्या होता है कि वो जो स्टिमुलस है उसके बारे में हम निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपको मैं एक सॉन्ग सुनाऊं और उस सॉन्ग की आवाज जो आपको सुनाई ना दे तो आपका आंसर ये रहेगा कि मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही है, और 3-4 ट्रायल मैं आपको दूंगी लगातार तो आपका रिप्लाई यही होगा कि मुझे इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो आप इसको पहले नेगेटिव करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको उस सॉन्ग की साउंड को थोड़ा सा हाई लेवल में कर दूंगी तो आप उसको पहचान पाओगे। तो क्या है आपका, आपके उसके बाद आपने हाँ में रिप्लाई किया कि हाँ मैंने इसको पहचान लिया। तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा में चलता है, पहले हम उसको नहीं पहचानेंगे और लगातार कई ट्रायल्स में हम उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ऐसा ट्रायल आता है कि हम उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। ये है आपका कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर में 3 तरह के एरर है, क्या होता है आपका टाइम एरर, दूसरा आपका स्पेस एरर और तीसरा आपका मूवमेंट एरर। टाइम एरर का मतलब ये है कि मैंने आपको 2 सॉन्ग सुनाए, पहले फर्स्ट सॉन्ग सुनाया, इसके बाद मैंने सिर्फ 1.5 सेकंड के बाद दूसरा सॉन्ग सुना दिया, तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन से सॉन्ग की साउंड अच्छी सुनाई दी है, तो आप ये बोलेंगे कि जो आपने पहले सॉन्ग सुनाया था उसकी साउंड मुझे सुनाई दी, बाद वाले की साउंड की सॉन्ग मुझे सुनाई नहीं दी। उसके बाद है स्पेस एरर। स्पेस एरर है कि जब एक बार क्या है कि जो सब्जेक्ट है, एक बार तो मैं ऑब्जेक्ट को उसके राइट साइड रख दूंगी, दूसरी बार मैं उसके लेफ्ट साइड रख दूंगी, तो ऐसे साइड चेंज करने से भी व्यक्ति उसको पहचानने में एरर कर देता है, तो वो क्या है आपका स्पेस एरर है। इसके बाद आपका मूवमेंट एरर। मूवमेंट एरर में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है एक तो उसको इनवर्ड तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी और दूसरा क्या है आपको आउटवर्ड तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, तो इससे भी क्या है मूवमेंट एरर हो जाता है।